हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह से आपका मुझे साथ और सहकार मिलते रहे, इसी कोशिश करना। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ इस चैनल के दरमियान। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, जिनको कोर्स सीखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और वो भी बहुत ही रीजनेबल कीमत में। तो हम लोग ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत सितंबर या अक्टूबर 2017 से चालू कर देंगे। और आप मुझे चाहो तो अक्टूबर स्टार्टिंग वीक में आप कॉल कीजिए तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम लोग इसमें बहुत सारे प्रकार अलग अलग प्रकार के कोर्सेज की शुरुआत करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इवन स्कूल के कुछ एग्जाम जैसे सीबीएसई बोर्ड के 8 9 10, ऐसे सब बहुत सारे कोर्सेज हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन में। ऑफलाइन अगर आपको कोई कोर्स करना है तो अभी नेक्स्ट बैच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के दिसंबर में है, एम्बेडेड की अभी जनवरी में आएगी और इलेक्ट्रिकल की अगस्त 16 तारीख से शुरू हो रही है। अगर आपको इस कोर्स में करने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या आपका एडमिशन फॉर्म pluspointindia.in में जाके भी आप भर सकते हो, जिसके जरिए आपको फ्रीली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कुछ अजीब सा टॉपिक है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना भी लगे। लेकिन ये जो टॉपिक में मैंने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है, जो है ट्रांजिस्टर हिस्ट्री। हालांकि आप अगर यूट्यूब पूरा सर्च करके भी देखोगे तो बहुत ही कम वीडियो ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री के ऊपर मौजूद है, वो भी हिंदी में तो शायद एक भी नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से पहला वीडियो है जो हिंदी में ट्रांजिस्टर की पूरी हिस्ट्री बताएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर यानी क्या, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ट्रांजिस्टर पे। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक, यहाँ पे आप आई जैसा आइकॉन दिख रहा है, वहां पे जाके आप ट्रांजिस्टर की पूरी माहिती ले सकते हैं। शॉर्टकट में बता दूं तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक प्रकार का एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इसका जो मेन गुणधर्म है वो करंट को अलाउ करना या करंट को प्रोहिबिट करना, यानी करंट को रोकना या करंट को आगे जाने देना। एज एन स्विच के ऐसा काम कर सकता है या एम्पलीफायर का भी काम कर सकता है। ये उसका बेसिक काम है ट्रांजिस्टर का। ओके, लेकिन ये ट्रांजिस्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, हम लोग वहां से शुरू करेंगे क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके अंदर पूरी। तो आजकल अगर आपने देखा रहेगा कि हर जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, आपके कंप्यूटर चिप से लेकर आपके मोबाइल के लेकर टेलीविजन, सैटेलाइट, डिस्क, हर जगह पे ट्रांजिस्टर ही रहता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर की मतलब इतना आजकल इतना अच्छा इन्वेंशन हो गया है ट्रांजिस्टर। एक छोटा सा इन्वेंशन इतना बड़ा कर दिया गया है कि आपके कंप्यूटर में जो चिप रहता है ना, जिसको हम लोग i3 i5 i7 रहते हैं, उसमें एक चिप के अंदर तकरीबन 2.5 बिलियन, इमेजिन करो 2.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर फिट किए हुए रहते हैं। ये देखो आपके यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। इतनी छोटी सी चिप में, उसकी साइज भी दी है चिप की, इतनी छोटी सी चिप के अंदर इतने बिलियन ट्रांजिस्टर्स को डाला गया है। तो आजकल ज्यादातर जो आप चीजों देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सभी बेस जो है, उसका जो मेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो है ट्रांजिस्टर। इतना बेहतरीन इन्वेंशन था ट्रांजिस्टर। ओके, तो चलिए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर की जो शुरुआत हुई थी ना वो यहाँ से हुई थी। ये पहले के जमाने का ट्रांजिस्टर था, हालांकि उसका नाम ट्रांजिस्टर नहीं था उस जमाने में। इसका जो नाम था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन पहले हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसको चेंजेस करते 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 आज ट्रांजिस्टर्स बनाए दे गए हैं। ये ट्रांजिस्टर आपको ट्रिपिकल दिखाई देता है। और हमारी जो चिप रहती है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर रहता है कुछ इस प्रकार से, इतने छोटे सी चिप में तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर को बिठाया जा सकता है। तो ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे 1940s में कुछ इस प्रकार से दिखता था वैक्यूम ट्यूब, और फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होता गया आज 1997 तक इतना छोटा हो चुका था। आज तो 2016 के आसपास तो अभी जो रिकॉर्ड बनाया गया है, वो इंटेल कंपनी ने इतना छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बिठा दिए कि वो एक खुद एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1906 में की गई थी। ली वी फॉरेस्ट नाम का एक इन्वेंटर था, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट, जिसने सबसे पहले इन्वेंट किया था वैक्यूम ट्यूब का। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब करता क्या था, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता था। यानी ये एक प्रकार का स्विचिंग का भी काम करता था और सिग्नल को एम्पलीफाई भी काम करता था। चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे काम करता था, इसका इनका इन्वेंशन। ओके,
तो वैक्यूम ट्यूब कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार से थे, ये सब वैक्यूम ट्यूब से अलग अलग प्रकार के। ओके, हालांकि जैसे जैसे कैपेसिटी रहेगा तो उस हिसाब से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया गया, ये वैक्यूम ट्यूब है। इसमें दो चीजें रहती थी मेन, एक एनोड और एक कैथोड। ओके, मान लो कि एक मेरा लोड है, मतलब ये बल्ब है, उसको लगा दिया एक टर्मिनल बैटरी के साथ में पॉजिटिव, और बैटरी का जो नेगेटिव वायर है वो इस कैथोड पे लगा दिया गया। ओके, और लोड का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा सिरा, यहाँ पे एनोड पे लगा दिया गया है। फिर ये काम नहीं करेगा तुरंत, क्योंकि ये और ये जब भी जोड़ेगा तभी तो एक सर्किट कंप्लीट होगा ना। तो इस जोड़ेगा कभी, तो उसके लिए अलग से एक बैटरी लगा दी गई है। इस बैटरी का एक टर्मिनल इसके साथ में नेगेटिव में लगा दिया है कैथोड के, और पॉजिटिव यहाँ पे कैथोड में लगा दिया गया है। होता ये है कि जैसे ही ये बैटरी का सप्लाई ऑन कर दिया जाए, तो कैथोड जो रहता है वो गर्म होने लगता है, और जैसे ही कैथोड गर्म हुआ तो अंदर का जो वैक्यूम रहता है वो भी साथ में गर्म होने लगता है, और उसमें से हीट जनरेट होती है, गर्मी जनरेट होती है। और इस गर्मी के कारण एनोड जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और ये मेरा जो लोड है वो शुरू हो गया। देखिए वापस, ये पहले जैसे हीट हुआ, मेरा लोड बंद था अभी तक, हीट होके जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू किया, मेरा लोड शुरू हो गया। ओके, तो ये वैक्यूम ट्यूब का बेसिक काम था। ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन था दोस्तों, कि जिसकी वजह से आज ट्रांजिस्टर पॉसिबल है। ओके, हालांकि उसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी थे। ये कुछ वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार के थे। कैथोड जो अंदर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, कैथोड है। आजू बाजू में ग्लेड है, ग्लेड क्या है मैं बताऊंगा आपको आगे। और ये प्लेट है जो कि आपका एनोड रहेगा, और इस तरीके से उसके कुछ पॉइंट रहते हैं जिसके अंदर उसका कनेक्शन होता है। ये एकदम पुराने प्रकार का एक यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब बताया गया है। ये छोटा सा बल्ब के जैसा आपको दिखाई देता है। ये हालांकि रोशनी भी निकालता था बल्ब के जैसा ही, लेकिन इसका बल्ब का जो प्रयोग नहीं होता था, इसका जो इस्तेमाल होता था वो एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल का होता था। इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे थे। जैसे कि नॉर्मल आज के हमारे जो ट्रांजिस्टर है ना, वो एम्पलीफिकेशन करने के लिए 6 से 12 वोल्ट का खाली सप्लाई लेते हैं, जबकि पहले के जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो तकरीबन 200 से 400 वोल्ट का करंट सप्लाई ले सकते थे। ये मेजरली मतलब बहुत ही ज़्यादा सप्लाई लेते थे। उसको चाहिए, मतलब अगर आपको कोई ट्यूब का पूरा एक सर्किट बनाना है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा पावर सप्लाई की आवश्यकता होती थी। दूसरा, ये बहुत ही इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड भी, मतलब खाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट भी करता था ये। और दूसरी एक बात ऐसी थी कि इसकी जो लाइफ थी वो भी कम थी। लाइफ क्यों कम थी? क्योंकि मैंने क्या बताया था, बिजली पे, मतलब इसके अंदर एक रोशनी पैदा होती है, जिसकी वजह से एनोड और कैथोड एक दूसरे से जुड़ता है। राइट, जैसे ही कैथोड को जोड़ा जाए तो इससे एक रोशनी पैदा होगी, तभी तो ये यहाँ से यहाँ सप्लाई कर सकता था ना। होता ये था कि कभी कभी कैथोड शॉर्ट हो जाता था, यानी कि अंदर का जो वायर रहता था वो बिजली पैदा नहीं कर सकता था। ये ट्रांजिस्टर, यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब जो है खराब हो जाता था, यानी कि जल्दी खराब हो जाते थे बेसिकली। और वैक्यूम होने की वजह से हो सकता है, मतलब ये बल्कि भी ज़्यादा है, वजन भी ज़्यादा था इसका, और इसको बहुत ही संभाल के भी लगाना पड़ता था, रखना भी संभाल के पड़ता था। ओके, तो अभी जो शुरुआत होती है वो ट्रांजिस्टर की होती है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर की शुरुआत जो की वो है बेल लेबोरेटरीज। ये अमेरिका की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है। ज़्यादातर जो इन्वेंशन हुए हैं, फ़ोन, टेलीफोन और मोबाइल के रिलेटेड, वो जनरली बेल कंपनी के ज़रिए हुए हैं। ये उसकी खासियत है। तो बेल कंपनी का एक फॉर्मर कंपनी था जिसका नाम था AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम सर्विसेज। ये बेसिकली बेल कंपनी का ही एक पार्टिसिपेशन था, बेल कंपनी के साथ में ही काम करने वाला एक हिस्सा था। बेल कंपनी की जो शुरुआत हुई वो एलेक्जेंडर ग्राम बेल की वजह से हुई। एलेक्जेंडर ग्राम बेल, शायद आपको मालूम रहेगा कि जिसने टेलीफोन की सबसे पहले शुरुआत की थी। टेलीफोन का जो रिसर्च जिसने किया था वो था एलेक्जेंडर ग्राम बेल। इनके नाम पर ये बेल कंपनी बनाई गई थी, और AT&T भी उसका ही एक हिस्सा था। AT&T ने ऑथोराइज लाइसेंस लिया था बेल कंपनी के पास, सॉरी, एलेक्जेंडर ग्राम बेल के पास से, टेलीफोन ऑपरेट करने के लिए। ओके, इनके लिए ग्राम बेल को ऑफकोर्स बहुत सारा रिवॉर्ड और पैसा भी मिला है। तो हुआ यूं कि ये जो टेलीफोन कंपनी, यानी कि AT&T और बेल लेबोरेटरीज दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। और एक टाइम पे 1880s के अंदर अमेरिकन जो कंपनी है AT&T, वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कॉल भी प्रोवाइड करने लगे कस्टमर को। इनका जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल था 1885 में
तकरीबन न्यूयॉर्क से लेके शिकागो तक पहुंच चुका था 1892 तक। मतलब 1892 तक ये न्यूयॉर्क से शिकागो तक आराम से लोग लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर सकते थे। ये एटी ने शुरुआत की थी। लेकिन हुआ यूं कि 1907 के दशक में एटी को फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि उनको पैसे की तंगी होने लगी। तो एटी ने क्या किया, बेल लेबोरेटरीज, मतलब एटी का एक मेन जो फाउंडर थे, ये जो यहाँ पे आपको सामने जो दिख रहे हैं महाशय, ये बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने एटी का फाउंडेशन किया था बेसिकली, और एटी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, लेकिन 1907 में वो रिटायर्ड हो चुके थे। तो 1907 में जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तभी क्या हुआ कि इनको वापस अपनी एटी कंपनी में बुलाया गया, थॉरोट रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट जो थे, वो उन्होंने क्या किया कि तुरंत जैसे ही अपना हुद्दा संभाला एटी में वापस आकर, उन्होंने एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दी। उस जमाने में जब भी तो रूजवेल्ट आए थे वापस, तो 1912 के दशक में न्यूयॉर्क से डेलमार्क तक की फोन सर्विसेज मौजूद थी। लेकिन इसके आगे फोन्स जाना पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर समझो किसी को न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, वहां तक अगर कॉल करना है तो पॉसिबल नहीं था, या बहुत ही लिमिटेड बोलो उसका स्कोप था। इसका रीजन था प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं था। एम्पलीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल यहाँ से जो जाता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल खराब हो जाता है, तो इसके आगे बढ़ा नहीं सकते। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स यहाँ पे भी यहाँ तक एकदम जबरी से एकदम जबरदस्ती सिग्नल को यहाँ तक पहुँचाया जाते थे। इसके आगे सिग्नल को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। रूजवेल्ट को चाहिए था एक अच्छा एम्पलीफायर। तो इन्होंने क्या किया कि ली डी फॉरेस्ट का जो इन्वेंशन था, ली डी फॉरेस्ट का, यस, वैक्यूम ट्यूब वाला इन्वेंशन, उनको अपने हाथ में लिया, और उनके अंदर मतलब उनका जो इन्वेंशन को प्रॉपरली देखा, तो उसमें एक अच्छा एम्पलीफायर इनको दिखाई दिया। कैसे एम्पलीफाई करता है ये सिग्नल को, तो यहाँ पे एक एनोड प्लेट थी, यहाँ पे कैथोड प्लेट थी, बीच में एक ग्लेड रहता था। ये जो ग्लेड रहता है ना, ये क्या काम करता है बेसिकली, इसका जो काम था वो सिग्नल को यहाँ से यहाँ लेकर जाने के लिए काम करता था। लेकिन ये बीच में जब भी चाहे तभी ये भेज सकता है, और जब भी चाहे तभी रोक लेगा सिग्नल को। यानी अभी मान लो कि मैं एक बात कर रहा हूँ फोन पे, ओके, उसमें अनवांटेड वॉइस जो रहता है ना, वो भी साथ में चले जाते हैं। तो फोन क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, यानी आपका आवाज ही आगे जाने दे, बाकी जो एक्स्ट्रा आवाज जो है वो सब रोक लेगा। तो ये ग्लेड इसी प्रकार से काम करता है, जो सिग्नल काम के है वो आगे जाने देगा और बाकी के सिग्नल्स को रोक लेगा, जिसको हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इस एम्पलीफायर की मदद से सबसे पहला कॉल न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को है, तो न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक का सबसे पहला कॉल किया गया 1915 में, 1915 की दशक में। और ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन था। इनका जो पहला कॉल जो था ना, वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के जरिए ही किया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बेल कंपनी की रिसर्च की थी, और बेल लेबोरेटरीज को मतलब उन्होंने सहारा दिया था, और उनके रिसर्च को ही प्लान को आगे लेकर बेल कंपनी इतनी आगे बढ़ी थी। तो एटी ने सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राम बेल के जरिए ही पहला फोन न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करवा दिया गया, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉल सक्सेसफुली हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी जगह, मतलब ये सक्सेसफुली होने के बाद पूरे यूएसए में फोन कंपनीज, मतलब ये जो फोन थे वो हर जगह पे पहुंचने लगे। गली गली के अंदर भी फोन आने लगे, लोगों के घर घर में फोन आने लगे। फोन इतने पॉपुलर हो गए 1940 तक। ओके, मतलब ये पूरा स्पाइडर वेब के जैसा पूरी जगह पे फैल गया। ओके, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा एम्पलीफायर डिजाइन मतलब देख लिया था, एम्पलीफिकेशन की वजह से फोन इतने बड़े होने पर पॉसिबल हुआ था। उस समय हुआ क्यों कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने के लिए हमको बीच में मतलब एक टेलीफोन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी। तभी एक 1930 के दशक में एटी को मालूम पड़ गया कि अभी इसमें ज्यादा हम लोग और आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, वो बहुत, उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड थी सबसे पहले तो, और इतना अच्छी तरह से एम्पलीफिकेशन नहीं करता था। मतलब करता था एम्पलीफाई, इसलिए तो इतना बड़ा वो नेटवर्क बनाने में सक्सेसफुल हुआ। लेकिन और उनको अच्छा नेटवर्क चाहिए था। अगर उनकी कंपनी को और प्रोग्रेस करवाना और अच्छे कस्टमर्स का डेटाबेस चाहिए, तो उनको बहुत ही बेहतरीन मतलब वैक्यूम ट्यूब का कोई अल्टरनेट ढूंढने की शुरुआत करनी पड़ती थी।
तो एटी को 1930s में मालूम पड़ गया कि अभी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे मुझे कोई अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। तो 1930 में बेल लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर एंड रिसर्च थे वो था मार्विन केली। तो मार्विन केली ने क्या किया कि इनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे दूसरा कुछ लाने की। ओके, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि एक वर्ल्ड वॉर टू छेड़ गया 1939 के आसपास। तो ये वर्ल्ड वॉर टू की वजह से मार्विल किली का जो प्लान था, मतलब वैक्यूम ट्यूब को हटा के दूसरी कोई चीज इन्वेंट की जाए, वो होल्ड पे चला गया। वर्ल्ड वॉर के दरमियान एक बहुत अच्छी बात ऐसी हुई कि उन्होंने, मतलब मिलिट्री ने यूज किए थे रडार्स। ये रडार बेसिकली करता क्या है कि दुश्मन के जो हेलीकॉप्टर रात के समय अगर आ रहा है या कोई बॉम्ब आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने में रडार मदद करता था। शायद आपको मालूम रहेगा, रडार का मतलब ये कुछ इस प्रकार से रहता है, अगर आप देखते रहेगा तो कोई भी दुश्मन का प्लेन अगर आता रहेगा इस एरिया में तो रडार हमको दिखाई देता है, या कोई प्लेन जाता रहेगा तो रडार पूरा डिटेक्ट कर देता है, या कोई मिसाइल आती रहेगी तो रडार पहले ही हमको बता देगा, चेतावनी दे देगा। तो बेसिकली रडार का मेन प्रयोग किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। रडार की खासियत ऐसी थी कि रडार के अंदर जो है ना, सिलिकॉन और जर्मेन से बना हुआ एक क्रिस्टल रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, पीएन जंक्शन करके, मेटल नॉन मेटल और सेमी मेटल के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो के अंत में या यहाँ पे आई का जो आइकॉन है ना, वहां से जाके उस वीडियो तक जा सकते हो। तो रडार के अंदर एक क्रिस्टल रेक्टिफायर जैसा एक डिवाइस यूज हो रहा था। तो केली को मालूम पड़ गया कि इस डिवाइस का इस्तेमाल करके या इसमें से कुछ हिस्सा यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करके हम लोग कोई अच्छी इन्वेंशन कर सकते हैं तुरंत। अभी उस समय तो बहुत बड़ा जाल फैल चुका था टेलीफोन ऑपरेटर का। तो अमेरिका की वॉर तो जीत गया अमेरिका, लेकिन अमेरिका की टोटल आबादी में से जो महिला आबादी है वो 60% आबादी टेलीफोन कंपनी में ही काम करती थी। और इतने बड़े नेटवर्क के और आगे लेके जाने का पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे लोगों को। तो टेलीफोन कंपनी को तुरंत इसका सॉल्यूशन जानना बहुत जरूरी था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ऐसा कुछ सॉल्यूशन और ये ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस कर दिया जाए। तो केली ने किया क्या कि उन्होंने एक टीम बनाई, रिसर्च टीम, जिसमें 3 लोग शामिल किए गए। ये तीनों में से जो सबसे पहले थे वो थे विलियम शॉकले। ये विलियम शॉकले बहुत ही बेहतरीन इंसान, उनको टीम लीडर का ओहदा दिया गया था उस समय। ये फिजिसिस्ट थे और इन्वेंटर। आजकल आप शायद इनके नाम से डायोड भी आते हैं, शॉकली डायोड करके। और ट्रांजिस्टर में जो मेजर रोल प्ले किया ना, इन साइंटिस्ट ने किया था सबसे पहला। इन्होंने अपने पेपर पे एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ट्रांजिस्टर के जैसा काम करता है। एक पेपर पे बनाया था, हालांकि ये सक्सेसफुली उसको डिजाइन नहीं कर पाए। उनको मदद के लिए 2 जन और सामने आए थे, वॉल्टर ब्रेटन। ये वॉल्टर ब्रेटन जो थे वो भी एक जाने माने साइंटिस्ट थे। ऐसा बोला जाता था, ऐसा माना जाता है कि इनके हाथ में अगर कोई भी इन्वेंशन दे दो तो वो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे फिर उसको। और दूसरे थे जॉन बर्डिन। जॉन बर्डिन अपने अपने किस्म के बहुत ही बेहतरीन इंसान बोल सकते हैं। इनको तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले हुए। एक तो ट्रांजिस्टर की वजह से भी मिला हुआ है, और एक सुपर कंडक्टिविटी पर भी एक नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। इतने बेहतरीन इंसान थे और एकदम जीनियस जिसको हम लोग बोले। इनकी खासियत ऐसी थी कि इन्होंने 2 कक्षा छोड़ के आगे की एग्जाम दी। यानी अभी समझो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो एक लाइन वाइज जाता है। वो इतने ब्रिलियंट थे कि इन्होंने दो, मतलब एग्जाम देते समय 2 एग्जाम्स, यानी कि समझो 10वीं का एग्जाम उन्होंने दे दिया, 11वीं 12वीं छोड़ के डायरेक्ट उन्होंने 13वीं का एग्जाम दिया। इतने ब्रिलियंट आदमी थे। तो ये थे जॉन बर्डिन। ये एक थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे जो बहुत ही बेहतर थे, जैसे कोई भी चीज का सॉल्यूशन लाने में बहुत ही माहिर थे। तो हुआ यूं कि जो शॉकली थे उन्होंने पेपर के ऊपर एक ट्रांजिस्टर का डिजाइन बनाया हुआ था, और इन दोनों को वो डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च, तीनों की टीम थी जिसके जरिए रिसर्च को आगे फॉरवर्ड किया गया। और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर डाली 1948 में। सबसे पहले बेल कंपनी ने लोगों को बताया कि 1948 में कि हम लोग ने एक नया इन्वेंशन किया है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। हालांकि इसका इन्वेंशन जो कंप्लीट हो चुका था 1947 के अंदर, लेकिन पब्लिक को बताया गया 1948 के अंदर। ये बेल लेबोरेटरी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि ट्रांजिस्टर जैसी कोई चीज हम लोग ने इन्वेंट की है। इनका जो पूरा श्रेय जाता है वो इन
तीनों साइंटिस्टों की वजह से जाता है। ट्रांजिस्टर जो सबसे पहला दिखाई देता था कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। ओके, ये जो ट्रांजिस्टर था वो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये प्लास्टिक की कुछ नली जैसा दिख रहा है, नीचे जर्मेनियम है और आजू बाजू में गोल्ड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसको पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर का जो नाम कैसे पड़ा, तो बेसिकली ट्रांस, ट्रांस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला और उसको रजिस्ट करने वाला है ना, रोकने वाला। तो इसकी वजह से इसका नाम जो पड़ा था ट्रांजिस्टर। ओके, ये इन्वेंशन करने में ये तीनों लोगों का काफी बड़ा सहारा रहा है। ये कुछ इन्वेंशन इस प्रकार से था। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसका बेसिक काम जो था वो ऑन और ऑफ स्विचिंग का ही था। हालांकि इनके लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये कुछ इन्वेंशन इस प्रकार से था। ये देखिए, ये जो है ना प्लास्टिक का नाली, ये आपको दिख रहा है, ये गोल्ड का है और नीचे जर्मेनियम है। ओके, और ये एनोड का वायर है, ये कैथोड का वायर है। यानी काम कैसे करता था, तो देखो यहाँ पे पूरा डिटेल है। यहाँ पे जो जर्मेनियम है ना, उसमें पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स और एक एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स को सैंडविच करके डाला गया था। जैसे ही समझो एनोड से अंदर आएगा कोई सप्लाई, वो यहाँ पे आने पर इसको अलग से एक लोड देना पड़ता था, बेस को। मतलब यहाँ से अलग से सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा। ओके, मैं इसको शायद आपको नहीं मालूम पड़ेगा, मैं इसको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इनपुट आया सिग्नल, यहाँ पे गया पी रीजन और एन रीजन में क्रिया हुई, यहाँ से एम्पलीफाई हुआ सिग्नल और यहाँ से बाहर निकला। ओके, तो यहाँ पे हुआ यूं कि करंट को एम्प्लीफिकेशन करने का बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन उनको मिल गया, वो भी स्विचिंग करके। ओके, तो जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर सबसे पहले बनाया गया। ध्यान से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कम आ रहा है सिग्नल, यहाँ पे आया सबसे पहले अंदर, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हुआ और यहाँ से देखिए फिर बाहर आ गया सिग्नल ज़्यादा। तो ये उसका काबिलियत, मतलब ये बहुत ही काबिले तारीफ इन्वेंशन किया गया था जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आखिरी में कुछ इस प्रकार से उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन इसकी डिजाइन जो आपको दिख रही है अभी, जिसकी वजह से उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लोगों ने बोला हाँ ठीक है, कोई इन्वेंशन है ट्रांजिस्टर नाम का, इसलिए ज्यादा इनको अटेंशन नहीं दिया गया। इवन टाइम्स मैगजीन में भी 26 वाले पेज के अंदर उनका कुछ डिस्क्रिप्शन आता है कि ऐसा कुछ रिसर्च हुआ है। ओके, तो मतलब इतना कुछ खास उनको अटेंशन नहीं मिला। तो उस समय हुआ यूं कि एक दो बंदे जिनका नाम था मारिटो और ली बुका। ली बुका और मारिटो, ये दोनों अ, एक जापानीज साइंटिस्ट थे। ये जापानीज साइंटिस्ट के साथ में उन्होंने देखा कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर काफी कमाने की ताकत है। यानी हम लोग एक बहुत बेहतरीन बिजनेस इससे शुरू कर सकते हैं ट्रांजिस्टर से। तो ये दोनों महाशय ने क्या किया, बेल लेबोरेटरीज में गए। वो पैटर्न था, तो उन्होंने वो पैटर्न खरीद लिया। उस पे रिसर्च किया और अच्छी तरह से साइंटिस्ट लोगों की टीम को एकत्रित करके, और उन्होंने खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम था सोनी कॉर्पोरेशन। क्योंकि आसानी से लोगों को नाम समझ में आया इसलिए उसका नाम दिया गया था सोनी। तो ये सोनी कॉर्पोरेशन के दोनों फाउंडर थे जिन्होंने सबसे पहले बेल लेबोरेटरी से पैटर्न ट्रांजिस्टर के खरीद लिए और उनके ऊपर रिसर्च किया। और उन्होंने एक बढ़िया चीज बनाई जो थी रेडियो, पॉकेट रेडियो। बेसिकली आप बोले तो ये पॉकेट रेडियो की खासियत ऐसी थी कि ये हम लोग आसानी से हमारे पॉकेट में रह जाता था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आवाज देता था, और वो भी बहुत कम खर्चे में और लो मेंटेनेंस में। यानी कि ज्यादा खराब भी नहीं होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स बार बार खराब होते थे, हैवी बल्कि थे, डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा बल्कि थी। जबकि ट्रांजिस्टर की वजह से तो पॉसिबल ये हुआ कि रेडियो को किधर भी लेके जा सकते हैं हम लोग। आसानी से लोग किधर भी लेके जाते थे, बीच पे भी लेके जाते थे, रेडियो सुनते थे, क्लासेस में लेके जाते थे, स्कूल वगैरह में लेके जाते थे। तो ये इतना पॉपुलर हो गया सोनी के रेडियोस। ओके, जिसकी वजह से, और उन बिटवीन हुआ क्या हुआ कि ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी ट्रांजिस्टर को, तो विलियम शॉकली को ऐसा, मतलब सॉरी, शॉटकी को ऐसा मालूम था कि इसके अंदर और अच्छा तरह से थोड़ा रिसर्च कर दिया जाए तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन इसमें से डिवाइसेस बना सकते हैं। तो उन्होंने खुद की बेल लेबोरेटरी से बाहर निकल के उन्होंने खुद की एक कंपनी शुरू की, शॉटकी ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ऐसा एक खुद की एक कंपनी की नाम से शुरुआत की। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च के लोगों को अपने कंपनी में स्टाफ के तौर पर रखा और रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्यों कि शॉकली का जो नेचर था वो कुछ अजीब प्रकार का था। तो उस अजीब नेचर की वजह से ये जो स्टाफ है बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता था, बार बार स्टाफ चेंज करना पड़ता था। इन बिटवीन जैसे ही विलियम शॉटकी ने अपनी कंपनी शुरुआत की, सोनी बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी तब तक। और उन
इन तीनों मतलब जो पहले के जो 3 इन्वेंटर्स थे, जॉन बर्डिन, वॉल्टर ब्रिजन और शॉकली, विलियम शॉटकी, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1958 में। हालांकि 1947 में इन्होंने रिसर्च कंप्लीट कर चुके थे और 1958 में इनको नोबेल पुरस्कार के नवाजित किया गया। और इसके बाद हुआ यूं कि जो शॉटकी की जो ट्रांजिस्टर वाली जो कंपनी थी, इनके अंदर ये दो महाशय भी काम करते थे, दो बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट जिसको आप बोल रहे हैं अभी भी। इनकी वजह से आज हम लोग कंप्यूटर चला पा रहे हैं। तो विलियम शॉटकी की कंपनी में ये दो एज एन इंजीनियर्स काम करते थे, एक गोल्डन मूर और रॉबर्ट नोइस। ये दोनों कंपनी से निकल गए 1.5 साल के अंदर ही। शॉकली की कंपनी छोड़ के इन्होंने खुद की कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था फेयरचाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फेयरचाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी इन्होंने दो ने मिलके शुरू की। और आज इस कंपनी मतलब 1961 में इस कंपनी ने किया कि अ, खुद के मतलब एक छोटी सी सिलिकॉन चिप बना दी, जिस चिप के अंदर आज हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। इन्होंने सबसे पहले आईसी की शुरुआत की और एक छोटे से चिप के अंदर उन्होंने दो ट्रांजिस्टर से शुरुआत की। पहले दो ट्रांजिस्टर बिठाए, फिर 4 ट्रांजिस्टर, फिर 16 ट्रांजिस्टर, 18 ट्रांजिस्टर। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में डालने की शुरुआत की, और जिसको शोल्डरिंग की भी जरूरत ना पड़े और बहुत ही आसानी से लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये दोनों ने मिलकर खुद की एक कंपनी बनाई थी जिसके अंदर ये इन्वेंशन किया गया 1961 में, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। उन्होंने आगे चल के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल। इंटेल कंपनी भी फाउंडर ये दोनों ही थे। इसकी इंटेल कंपनी की जो फाउंडेशन हुई थी 1968 में, इंटेल को फाउंड किया गया यानी कि बनाया गया था इन दोनों की मदद से। और इन दोनों का इन्वेंशन को आगे लेकर आज जो हम लोग i3, i5, i7 जो वापर रहे हैं, वो इन दोनों की मदद से ही वापर पा रहे हैं। तो मतलब जो ट्रांजिस्टर की जो शुरुआत हुई थी वैक्यूम ट्यूब से, आज वो हम लोग हमारे प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर आता है उसके अंदर भी इस्तेमाल ट्रांजिस्टर का ही होता है। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर या ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए तो www.vishaworld में जाके आप खरीद सकते हो। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया है, नहीं आया है, जो भी है आप मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे मैं बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाने वाला हूँ। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। जो भी रहेगा आप मुझे बताइए वीडियोस में, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है या वीडियोस में नहीं समझ में आया या लेकिन कमेंट में लिखिए आप, तो मुझे और भी अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि वीडियोस को और अच्छा कैसा किया जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।